नमस्कार, फिर भाई साहब बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। कल एक समय 200 पॉइंट नीचे था इंडेक्स, उसके बाद रिकवर होकर पॉजिटिव में क्लोज हुआ और जस्ट पॉजिटिव 30 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ। आज सुबह ओपन होते हुई नेगेटिव में हो गया, 120 पॉइंट नीचे था। एक समय 140 पॉइंट तक नीचे गया, अब 110 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है। कल रिकवरी का क्या कारण है? कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है। रिकवरी हो रही है सिर्फ़ एक कारण के लिए कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। कौन है ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? ये हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, आपके पैसा लग रही है। एलआईसी भी आपकी पैसा को गँवा रही है। दूसरी बात ये है कि एफआईआईज़ के पास अभी भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा पैसा मार्केट में लगाए हैं, तो ये फॉल अभी खत्म नहीं होगा। भारत की फॉरेन ट्रेड यानी ट्रेड डेफिसिट और एक्सपेंड हो रही है। 23 बिलियन डॉलर्स ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब ये है रुपया प्रेशर में रहेगा और आरबीआई डॉलर बेचता ही रहेगा। सो आरबीआई की मदद से जो फिरंगी हैं अपने पैसा स्टॉक को बेचकर बाहर आराम से लेके जा रहे हैं और आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टोपी पहना रहे हैं। आपकी पैसा लेके आपको कोई नेशनलिस्टिक स्टोरीज बता के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपकी फंड मैनेजर्स कॉस्टली स्टॉक खरीद रहे हैं। अभी तक ये क्लियर है कि स्मॉल कैप इंडेक्स बेयर मार्केट चला गया है। माइक्रो कैप इंडेक्स भी बेयर मार्केट में चला गया है। मिड कैप इंडेक्स 18% डाउन है। अगर 2% और गिरती है तो वो भी बेयर मार्केट चला जाएगी। अभी तक निफ्टी 13% नीचे है, उसे 7% और गिरना है बेयर मार्केट में आने के लिए। ओवरऑल मार्केट 23% डाउन है और वो भी बेयर मार्केट है। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत मंदी है, प्रेशर है। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में अनेक स्टॉक भी 30 से 80% नीचे हो गया है। कल मैंने आपको ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बताया है, जो एक जापानीज कंपनी की परचेस ऑर्डर, एक मटेरियल जो दुनिया में ही नहीं है, उसकी ऑर्डर दिखा के अपना स्टॉक को 40 रुपया तक ऊपर लेके गया और अपना स्टॉक डंप कर लिया। यही सब अनेक स्टोरीज हैं। सब्र से काम लें। आप स्टॉक्स को कंसीडर करने के पहले बहुत सोच समझ के करें और किसी एक्सपर्ट से बात करें। क्या मार्केट अभी रिकवर होगा? मार्केट रिकवर करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हो रही है, भारत की जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है, जॉब्स नहीं है, तो कंजम्पशन भी नीचे आएगा। अभी इनकम टैक्स में जो छूट मिला है, वो सिर्फ 0.1% ऑफ इंडिया को मदद करेगा, जो लगभग 1 करोड़ लोगों को होगा शायद। लेकिन इस 1 करोड़ की कंजम्पशन से 140 करोड़ का इकॉनमी डेवलप नहीं होगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। इस पर ऊपर आप ट्रम्प की टैक्स धमकी को भी देखिए। अगर उन्होंने टैरिफ्स लगाई तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ाएगी और रुपया प्रेशर में आएगा। जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, वो भी रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। अभी टीसीएस का न्यूज़ आया है, जो इंक्रीमेंट्स वो दे रहे हैं, वो सिर्फ़ 4 से 8% की इंक्रीमेंट दे रही हैं। इस इंक्रीमेंट से कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन से कम है और कोई कंजम्पशन बूस्ट इससे हमको नहीं आने वाली है। आज की ताज़ा खबर में क्या-क्या है, इसके बारे में हम अभी विस्तार से देखेंगे। पहला न्यूज़ ये है कि टाइटन ने ये न्यूज़ आई है कि वो गल्फ़ में डमास नाम का एक लग्ज़री ब्रांड है, जो ज्वेलरी बेचती है गल्फ़ में और उनकी 40 स्टोर्स हैं गल्फ़ में। इसे कतर के मन्ना ग्रुप ने खरीद ली है। उससे बातचीत चल रही है लगभग 1 साल के लिए उस ब्रांड को एक्वायर करने के लिए। अगर ये गल्फ में सबसे बड़ा ज्वेलर है और लग्ज़री मार्केट की एंट्री है। अगर टाइटन ने उसको एक्वायर कर लिया, तो टाइटन एक बड़ा गल्फ ब्रांड भी बन जाएगा। टाटा ग्रुप हर बार यही कोशिश करती है कि वो मार्केट को
एक्सपेंड करें और भारत के बाहर जाएं। टाइटन भी यही कोशिश कर रही है। पहले वो स्विट्जरलैंड में वॉच बनाने की कोशिश की थी, अब ज्वेलरी मार्केट में, वेस्टर्न एशिया मार्केट में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। अभी ऑलरेडी तनिष्क ने कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई अनेक मार्केट में अपना खुद का स्टोर खोल ली है। अगर वो डमास को एक्वायर करते हैं, ये सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। रिलायंस एक ज़माने में जो बड़े-बड़े ब्रांड्स थे, जो अब चल नहीं रहे हैं, उनको चीपली खरीद कर रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कैंपा को खरीदा था। मुत्तैया मुरलीधरन के साथ स्पिनर नाम का एक ब्रांड भी अनाउंस किया। आज न्यूज़ आई है कि चेन्नई में उन्होंने वेलवेट शैम्पू को खरीद लिया है। वेलवेट शैम्पू एक फैमिली के पास था, जिसमें एक ब्रदर केविन केयर बहुत सक्सेसफुल हैं और दूसरा ब्रदर जो चेन ऑफ बार्बर शॉप्स चलाते हैं, नेचुरल्स। तीसरे बड़े भाई थे डॉक्टर सी के राजकुमार। उन्होंने साँचे बनाने की टेक्नोलॉजी को बहुत पॉपुलर की थी। अब सारे लोग साँचे बनाते हैं। इस कंपनी में उनका ब्रांड नेम था वेलवेट शैम्पू। उस शैम्पू को रिलायंस ने खरीदा है और मैं ज़रूर कह सकता हूँ, वो डोमेस्टिक डिस्काउंटिंग करके वो उस ब्रांड को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। तो कैंपा को ₹10 में उन्होंने लॉन्च की है। वो सेपरेट ब्रांड बन चुकी है और सेपरेट प्राइस सेगमेंट हो चुकी है। अमूल ने भी कुछ मिल्क फ्लेवर्ड ब्रांड्स को उस दाम पर लॉन्च कर ली है और ये एक नया ब्रांड सेगमेंट बन रहा है। इसमें गेम है डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या इसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे सक्सेसफुली? इसको हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि शायद ये सक्सेसफुल हो सकता है। ये पेप्सी और कोक के नीचे है प्राइस पॉइंट और ये मार्केट को डोमिनेट कर सकती है। सो ये रिलायंस ने लॉन्च की है। अगली न्यूज़ ये है कि टेस्ला ने अनाउंस किया है कि मोदी के साथ उनकी समझौता होने की चांसेस बेहतर हैं। जहां उन्होंने मोदी से बातचीत की, टेस्ला ने भारत में हायरिंग शुरू कर ली है और अनेक लोगों को हायर कर रही है। कि होप ये है कि शायद ये उनको परमिशन मिल जाए और वो टेस्ला को भारत में लॉन्च करें। ये तो एक फोटोग्राफ मूवमेंट ही होगा, क्योंकि टेस्ला बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है और इसे भारत में लॉन्च करने से बड़ा फ़ायदा नहीं आएगा, क्योंकि इस गाड़ी को सिर्फ 10 या 15 लोग खरीद सकते हैं। शायद 10,000 गाड़ियाँ बिक सकती हैं, क्योंकि इतना बड़ा कॉस्टली इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले सिर्फ हाथ में गिन सकते हैं। शायद ये बहुत अच्छा प्राइस ड्रॉप किया तो 10,000 गाड़ी बेच सकते हैं। तो ये सिर्फ एक फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी है और इससे कोई बड़ा मतलब नहीं आएगा, मीनिंगफुल सेल्स टेस्ला को नहीं मिलेगा। एलन मस्क का प्राइमरी गोल भारत में स्टारलिंक का रेगुलेटरी हर्डल को क्रॉस कर उसे डेवलप करने ही पसंद करेंगे। आज मार्केट बहुत वीक है। हमारे पटाखे लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छी रेंज में हैं। लगता है आईटीसी को बेटा प्राइस में खरीद सकते हैं और अगर आज नहीं तो कल ये बेटा प्राइस तक पहुंच जाएगी। अभी न्यूज़ आया है कि यूपीआई में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में रिकंसिलिएशन मिस्टेक कर कर्नाटक बैंक की 18 करोड़ की लॉस हुई है। ये 18 उन्होंने आरबीआई को बताया है, लेकिन इस 18 करोड़ लॉस के कारण बैंक की ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस में या डे टू डे रनिंग ऑफ बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो पैसा की रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से जो मार्केट के सेकंड हाफ में रिकवरी आ रही है, वो बैंकिंग स्टॉक के ज़रिए आ रही है। बैंकिंग स्टॉक में इतना दम नहीं है कि आप जब एंटायर क्रेडिट मार्केट बहुत वीक है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर सकें। ये सिर्फ मार्केट को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मार्केट का पोजीशन बहुत वीक है। अनलेस इकोनॉमी कंप्लीटली टर्न अराउंड होती है, तो इस स्टॉक को इस मार्केट में रिकवरी करना बहुत मुश्किल है।
अगर आपके पास एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में पैसा है, तो आप एग्ज़िट करने की कोशिश करें। जैसा नरेंद्र साहब जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, उनकी सलाह पर आप विथड्रॉ कर कर सेफ एसेट्स में पार्क कर लें। आज सोने का दाम बहुत ऊपर गया है, ग्लोबली भी 2,900 के ऊपर है, 2,910 तक पहुंच गई है। भारत में 22 कैरेट गोल्ड 7,980 या 900 7,980 या 7,990 तक पहुंच गई है। अगर आप 3% जीएसटी और 3% स्टैंपिंग चार्ज लगाते हैं, तो 22 कैरेट कॉइन 1 ग्राम का लगभग 8,500 तक पहुंच गई है। सोना और ऊपर जा सकती है, क्योंकि ट्रंप की जो इंड्यूस कर रहे हैं, ये मार्केट को और पुश करेगी। रुपया भी प्रेशर में रहेगा। इन 2 कारण के कारण सोना 10,000 तक पहुंच सकती है अगले 24 महीनों में। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।